अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज रिव्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान नबीहा एजाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान में आगे पीछे दहशतगर्दी के अफसोसनाक हादसात वाकयात पेश हुए रूनुमा हुए हैं। और इस बार जो अटैक है वो पाकिस्तान के कैपिटल सिटी पर किया गया। इस्लामाबाद में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। 12 अफराद शहीद हुए और जो 27 अफराद हैं वो जख्मी हुए। ये नंबर इस वक्त मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है। खुदा ना खास्ता जो ये इस्लामाबाद में अटैक हुआ है, G1 में, कचहरी में जो ये वाकया हुआ है, ये बड़ा हो सकता था। लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको टाइमली रोका, इसको नाकाम बनाया, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं उनका टारगेट बहुत बड़ा था। इसको फौरी तौर पर रोका गया और उनके जो नापाक अजाइम हैं उनको निस्तो नाबूद किया गया। अच्छा, उसी के बाद हमने देखा कि उससे पहले वाना कैडेट कॉलेज, वहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे। तमाम जितने भी 350 अफराद थे उनको तो रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन जो प्लानिंग थी इस वाकये की भी वो भी सामने आ रही है। और हमारे जो फोर्सेस हैं उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की। हुकूमत ने तहकीकात का जो है वो हुक्म दे दिया है, आगाज कर दिया है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दे दिया है। तो ये जो इसके ताने बाने बन रहे हैं ख़वातीनो हज़रात, ये जो 2 हमले हुए हैं पाकिस्तान में, आगे पीछे हुए हैं, इनके जो ताने बाने हैं ऑब्वियसली जो भारतीय स्पॉन्सर ग्रुप है फितनतुल ख्वारिज और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी से इसको मंसूब किया जा रहा है। अहम सियासी पॉलिटिकल शख्सियात की स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं। दूसरी जानिब जो इंडिया में अटैक हुआ, दिल्ली में जो हादसा पेश आया, भारतीय हुकूमत ने, जो मोदी सरकार है, उन्होंने भी उसकी तहकीकात का आगाज किया है। और एक चर्चा, एक बहस जो इन इंसिडेंट्स के बाद शुरू हुई है वो ये है कि इस खत्ते का जो अमन है, खुदा ना खास्ता, वो कहीं खराब तो नहीं होने वाला है। इस पूरी सिचुएशन के एनालिसिस लेंगे, तज्जिया लेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मारूफ साहब PMLN से, गयान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुनव्वर हुसैन साहब एनालिस्ट हैं। उनसे हम आगाज करेंगे प्रोग्राम का। मुनव्वर साहब, प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज, पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जिसकी बहुत चर्चा है, जो सवाल भी बहुत किया जा रहा है, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा एक जंग शुरू होने वाली है? सीधा और आसान सवाल। जी, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर मदऊ किया। देखें, ये इसकी सुनाई दी जा रही है, लेकिन मुझे ये बज़ाहिर इस वक्त नजर इसलिए नहीं आता, गो कि हम इसके लिए तैयार हैं और मेरा ख्याल है कहीं पे अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। आपकी जो फजाई हदूद है वो भी बंद कर दी गई है। लेकिन जो भारत की इस वक्त इंटरनल कंडीशन है और भारत की जो खित्ते के अंदर कंडीशन है, उससे मुझे लगता नहीं है कि ये भारत कर पाएगा। और इसी वजह से भारत की जो पॉलिसी है, जिसे मैं कहता हूं 3D पॉलिसी, जिसमें वो पाकिस्तान को डिट्रैक्ट करना चाहता है, डेमोनाइज करना चाहता है और डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उसमें पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ, आपको याद है, नैरेटिव बनाया जिसको EU डिसइन्फोलैप कहा जाता है। फिर पाकिस्तान को माशी तौर पे कमजोर करने के लिए जो कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है वहां पे दहशतगर्दी करवाई, और उसके बाद वो खित्ते के तौर पर पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, जो अफगानिस्तान के अंदर वो जो कार्रवाइयां कर रहा है। और फिर बाद में वो उस वक्त देखेगा जब पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे कमजोर है, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैकिंग जाएगा। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं उसकी कैपेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी वाज़ेह है। सियासी तौर पे किसी हद तक आप बेहतर कंडीशन में है, माशी आपकी कमजोरी सही, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि 2 फ्रंट वॉर क्रिएट करे। ईस्टर्न साइड से उसने त्रिशूल का वो बयानिया दिया हुआ, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, और वेस्ट पे तालिबान अमीर मुत्तकी का 2 दफा जाना, कम अरसे में भारत, और फिर दहशतगर्दी में इजाफा, और पाकिस्तान के अंदर जो स्लीपिंग सेल्स हैं, जो जिहादी नजरिए और जो TTP के हवाले से है, उसको एक्टिवेट करना। उसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को इंटरनली वीक करें। जी ठीक है कर्नल मारूफ साहब, ये बताएगा कि जो अफगान तालिबान है उसकी स्टेटमेंट्स कह लें या जो थ्रेट्स कह लें, वो हम काफी देर से देख रहे थे कि खुलेआम थ्रेट्स की जा रही थी और इस्लामाबाद पर हमला किया जाएगा ये स्पेसिफिकली कहा जा रहा था, और इस्लामाबाद पर हमला कर दिया गया। अब जो इसकी प्लानिंग थी वो बड़ी खतरनाक थी। खुदकुश हमलावर ने कचहरी के अंदर दाखिल होना था और एक बड़ा ब्लास्ट, ज्यादा नुकसान किए जाने की प्लानिंग थी।
कितना कंसर्निंग है कि इन थ्रेट्स का हमें इतनी देर से मिलना, उसके बाद दहशतगर्द का इस्लामाबाद में दाखिल हो जाना, उनका प्लान किसी हद तक पूरा हो जाना, तो यहां तक इनकी रीच हो चुकी है जिसकी वो बात कर रहे थे. कितना कंसर्निंग पॉइंट है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बात करने का मौका दिया. ये जो आपने बात की है कि उनका जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है, ये मैं बरमला कहूँगा कि किसी हद तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नाकामी भी है. जब आपको थ्रेट मिली हुई है, आपको पता है ये थ्रेट है और ये कुछ हो सकता है, और फिर एक और बात जो है कि आपके इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हैं वो भी किसी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके, तो इसका मतलब यही था कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट या अफगान के वहाँ जो एनवायरनमेंट बने हुए हैं उसमें पाकिस्तान का कुछ होने वाला है. तो इन हालात में हमें और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा अपने आप की और अपना जो इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है उसको और एक्टिवेट करना चाहिए था, और बहुत ज़्यादा हद तक एहतियात करनी चाहिए थी. लेकिन ये है कि वो अभी फिर भी कामयाब हो गए हैं. तो इन हालात से ये ज़ाहिर होता है कि ये सिलसिला चलता रहेगा. और उधर दिल्ली में भी जो हमला हुआ है, अभी वहाँ का जो हमला है वो तो कुछ समझ बात आती है, इसलिए कि वहाँ बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं और मोदी जी साहब वो चाह रहे हैं कि वहाँ एक और इस तरह का एनार्की और यहाँ लोगों में वो नफरत पैदा की जाए और वो अपने हक में लोगों को मोबिलाइज करना चाहता है. लेकिन दूसरी साइड पे वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में इस तरह के जो अटैक करा रहे हैं, उसे भी वहाँ की जो उनकी अपनी नेशन है या वो इसी बात को वो मोरल बूस्टिंग फैक्टर वो काउंट करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, पाकिस्तान जो है वो अपने माशी तौर पर वीक है. इस तरह के बेशुमार जो पाकिस्तान की नेगेटिव जो पहलू हैं उनको हाईलाइट करके वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और उस तरह वो अपना वोट बैंक करते हैं. तो इन हालात में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और जितनी भी ऑपरेशन, अभी एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है, इसमें FIA भी है, ISI भी है, MI भी है, SIB भी है और IB भी है, जितने भी लोग हैं. तो इन लोगों कितने इंटेलिजेंस एजेंसियां होने के बावजूद अगर अटैक होता है तो ये बहुत लम्हा फिक्रिया है. और खासकर उन हालात में जब आपके वहाँ जो मुज़ाकरात में वो भी किसी मुंतकी अंजाम में नहीं, और फिर आपको थ्रेट भी मिल रही हैं, और फिर ये भी आपको पता है कि मोदी जी इस वक्त हर लिहाज से किसी न किसी तरीके से वो जो आपकी उनकी जो जंग हुई है 10 मई को, उसके भी अभी वो जख्म चाट रहे हैं. उसके इंतकाम के बारे में बार बार वो कह रहे हैं कि हम इंतकाम लेंगे, हम वहाँ के जनरल को नहीं भूलेंगे, हम ये जो उन्होंने जो हमारे साथ किया है इसको हम याद रखेंगे और इसका इंतकाम लेंगे. ये सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह हैं. तो इन हालात में हमें बहुत ज्यादा मुतात होना चाहिए और बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, और इसमें जिस तरह के इकदाम होते हैं हमें करने चाहिए. बॉर्डर को बंद करना चाहिए. इकदाम हो सकते हैं ज्ञानचंद साहब के सामने ये? जी ठीक है कर्नल साहब, ज्ञानचंद के सामने यही सवाल रखना चाहूंगी. ज्ञानचंद साहब, जो इनिशियली रिपोर्ट सामने आई, एक तो कंफर्म जो है वो इतलात सामने आई कि जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी कबूल की, दूसरा ये भी इतलात सामने आई, कंफर्म न्यूज आई कि जो हमलावर थे वो अफगानिस्तान के साथ कम्युनिकेशन, उनके लिंक्स मौजूद थे. तो ये पाकिस्तान की जो इस वक्त, जैसे कि कर्नल साहब बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी भी फॉल्ट है कि थ्रेट्स क्लियरली इस्लामाबाद को, पाकिस्तान कैपिटल सिटी को मौजूद थी, तो फिर ये एक सवाल तो यहाँ पर बनता है कि फिर क्या तैयारी की जा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि फोकस सारा खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान पर डिवाइडेड था और इस थ्रेट को उतना संजीदगी के साथ नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से? मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट या एजेंसियों पर शक करना मुनासिब नहीं है, लेकिन हमारी पॉलिसीज जो रही हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके लिए हमारे इदारे, हमारी पॉलिसी साइज जो भी इदारे हैं उनकी तरफ रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं. आज जब आप अफगानिस्तान में जहाद को प्रमोट कर रहे थे और यहाँ पे मुजाहिदीन की नसरियां तैयार हो रही थी और वो लड़ रहे थे, तो उनमें से कुछ लोग हैं जो जहाद करके जो एक तालिबान रियासत कायम करना अफगानिस्तान में चाह रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान को भी एक तालिबान रियासत बनाने का सोचा. ये जो एक माइंडसेट बना, उस माइंडसेट से हमारे दुश्मन फायदा उठा रहे हैं. हमने एक माइंडसेट बना दिया, एक नैरेटिव बना दिया, उससे
जब अफगानिस्तान एक तरफ हो गया तो उनको बाकी मानदा जो हैं जहाँ पे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जिनको हम जहादी ग्रुप भी कह रहे हैं, तालिबान हैं, वो उन्होंने सोचा कि अगर अफगानिस्तान में जंग लड़के वहाँ पे एक तालिबान हुकूमत कायम की जा सकती है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। और यही चीज है जिसको प्रमोट करके हमारे दुश्मन जो मुल्क हैं, हमारे दुश्मन जो भी हैं, वो इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर फिनांस कर रहे हैं कि वो आप दहशतगर्दी भी फैलाएं और दहशतगर्दी के जरिए एक अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान बनाए। ये यहाँ पे हमने गलत किया। जहाँ अब अगर हमारे पॉलिसी साइंसदारों ने ये तय करके रखा है तो हम दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी मिलिटेंट ग्रुप को प्रमोट नहीं करेंगे जो किसी के खिलाफ लड़े। हमारे यहाँ ही ये नर्सरियां थी ना, जब मिलिटेंट्स अफगानिस्तान में वो चाहे रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे, चाहे आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उनको ट्रेनिंग से लेकर सब चीजें जो है ना वो हम पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की रियासत फराहम कर रही थी ना। ये चीजें जो है वो अब हम गले पड़ रही है और उसको उन्हीं चीजों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमारी अब जब हम कहते हैं कि दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे आर्म फोर्सेस लड़ रहे हैं, शहादतें पा रहे हैं, तो उस वक्त में इस किस्म के कोई लूप होल्स मिल जाते हैं और हमारे दुश्मन कोई हमला करके, कोई दहशतगर्दी करके अपने अज़ाइम को जाहिर कर रहा है। लेकिन एक पाकिस्तान एक रियासत की सूरत में बहुत मजबूत है। हमारे पास वेल आजमाइश, वेल इक्विप्ड और आर्मी मौजूद है जिसने अभी साबित करके दिखाया है कि उनकी एक्सपर्टीज क्या है। तो दुश्मन इन जो है बुज़दिलाना हथकंडों पे उतर आए हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अमन अमान का इशू पैदा करके पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट बनाएंगे, पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी पैदा करेंगे। तो हमारे दुश्मन ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, पाकिस्तान पे हमला करने की जरूरत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की इस वक्त आप देखें कि हमारे जो दोनों हमसाए हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को टारगेट कर बैठे हुए हैं। ये एक जो है सूरत हाल जो है थोड़ी सी जी। अच्छा, ये मुनव्वर साहब ये बताएगा कि जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात अफगानिस्तान से तय पाए जा रहे थे, तुर्किया ने इसके अंदर कोशिश की, कतर ने इसके अंदर कोशिश की, अब जो इत्तलात सामने आई हैं वो ये भी आ रही है कि जो ईरान है उसने भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान की मसालत कराने के लिए कदम उठाया और पेशकश करवाई है। जब ईरान सालिसी जितने भी हैं, कतर और तुर्की, अगर उनके ये जो कदम है वो मौसर साबित नहीं हो सके तो ईरान के आपको लगता है कि जो ये तमाम मुज़ाकरात और मसालत की कोशिश है ये कामयाब हो सकती है? मुनव्वर हुसैन साहब जी देखिए, पहले तो कतर और तुर्की ने इसलिए करवाई कि ऑलरेडी रीजन जो है ये वो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज्ड है, जो कि हमें यमन की सूरत में नजर आया, सीरिया और लिबिया और फिर इराक, और फिर हमने गजा के अंदर जो सूरत हाल देखी, तो एक और इंस्टेबिलिटी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान का मामला भी कुछ इसी तरह से है। जो ईरान इजराइल की जंग हुई उसके बाद ये एक तासुर बना, और उससे पहले भी खैर ये मौजूद था कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट ईरानी सिक्योरिटी पे आता है, और ईरान का पर कुछ होता है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी सिक्योरिटी पे आएगा। तो लिहाजा इस पर्सपेक्टिव से ईरान ने चाहा है कि दोनों के दरमियान में बातचीत करवा के इस मसले को हल किया जाए। लेकिन ऐसे एक बैनुल अक़वामी सतह पे भी समझने की जरूरत है। इस वक्त जो ऑर्डर है दुनिया का वो कमजोर है, और यही वजह है कि उसमें जो गैप और स्पेस पैदा हुआ है, उस वजह से जो मुल्क आता है वो दूसरे के ऊपर अपने पावर को शो करना चाहता है। तो ये जो सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं, इसकी असल वजह वीकनिंग इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि आप देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की कोई भी रेजोल्यूशन कहीं भी इंप्लीमेंट होते नजर नहीं आ रही। दूसरी बात हमें यह समझना चाहिए कि बैनुल अक़वामी सियासत की बुनियाद पर ये जो तालिबान का प्रोजेक्ट था, ये अमेरिकन प्रोजेक्ट था और ये कोल्ड वॉर की कॉन्टेक्स्ट में था, और लेटर ऑन भी रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा करनी थी, ईरान के हवाले से, चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। हमारे यहाँ गलती ये हो गई कि हमने अमेरिकन प्रोजेक्ट को उठाया और फिर हमने एक नई डेफिनेशन निकाली कि अफगानिस्तान के अच्छे तालिबान हैं और पाकिस्तान के पुराने गंदे तालिबान हैं, और उसमें हम ये भूल गए कि नजरियाती असास दोनों की एक ही है, और वो जिहादी जो अंसर है वो मौजूद है।
اب پرابلم یہ ہے کہ ان کے آؤٹ فٹس اس وقت پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں. جب آپ اس مسئلے کو طے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ جو ان کی آؤٹ فٹس ہیں, چاہے وہ معاشی طور پہ ہوں, سیاسی طور پہ ہوں یا نظریاتی طور پہ ہوں, ان کو بھی آپ کو ٹیکل کرنا ہوگا, اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر ہم آہنگی کا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ طالبان کے وہ مشکل اندر دکھائی دے رہی بہت ہے. زیادہ دھڑے بند. سوری, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہم آہنگی کی آپ نے بات کی, میں نے کہا وہ ہونا ایک مشکل مرحلہ دکھائی دے رہا ہے اس وقت تمام جماعتوں کا اپنے سیاسی مفادات سے ہٹ کر ایک پیج پہ آنا. نہیں, وہ میرا خیال ہے ہو جائے گا, وہ ڈائیلاگ کے ذریعے سے ہوگا. دیکھیں, ڈائیلاگ کا راستہ کبھی بھی بند کرنا مناسب نہیں ہے, اور یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, دونوں ہاؤسز کا, اور اسی وجہ سے ان اداروں کا مؤثر ہونا بہت ضروری ہے, بیکاز ڈیبیٹ کے بغیر, گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کیے بغیر اپنی پالیسی کو امپروو نہیں کر سکتے. ایک جو اہم سوال میں ہمیشہ یہ اٹھاتا ہوں, کیا وجہ ہے کہ یہ کرزئی ہو یا اشرف غنی ہو یا طالبان کی لیڈرشپ ہو, یہ پلتے پاکستان میں ہیں, ان کو سپورٹ پاکستان سے ملتی ہے, جب یہ افغانستان کابل پہ جا کے گدی نشین ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے خلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ افغانستان کے لوگوں کا اینٹائی پاکستان ہونا ہے, اور وہاں پہ ان کو برین واش کیا گیا ہے 20 سالوں میں, انڈینز نے کیا اور باقی فورسز نے کیا. تو ہم نے حالانکہ افغانستان میں روڈز بنوائے, اسکولز بنائے, ہاسپٹلز بنائے, لیکن ہم نے بیانیہ نہیں بنایا. تو لہٰذا وہاں پہ جو بیانیہ ہے اس کو بنانے کی ضرورت ہے, اور افغانستان کے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے ان کا دوست ملک ہے, اور اس میں اب ہمیں ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی لے کے چلنی پڑے گی, جہاں پہ اندرونی طور پہ ہم آہنگی, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی سفارتی, چاہے وہ بائیلیٹرل لیول پہ ہو یا پھر ریجنل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو, وہ ہمیں لے کے جانا پڑے گا, بیکاز اقوام متحدہ میں پاکستان کی اچھی پوزیشن ہے, اور افغانستان کی کمیٹی کو بھی ہیڈ کر رہا ہے, اور پھر ایران اور چائنا کے ذریعے سے بھی میرا خیال ہے پریشر بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑی اہم پوائنٹس کچھ ریز کیا منور حسین صاحب, میں یقیناً اپنے گیسٹ سے بھی جانوں گی. کرنل معروف صاحب, یہ بتائیے گا کہ افغانستان خود اس وقت مودی کی گود میں جا بیٹھا ہے, گودی میڈیا کا بھی حصہ بنا ہوا ہے, اور اتنی قربتیں بڑھ چکی ہیں کہ بھارت فائنانس بھی کر رہا ہے, سارے معاملات سامنے آ رہے ہیں, اور ایسے میں افغانستان حکومت کا امن کی بات کرنا محض ایک کھوکھلی باتیں ہیں. یہ بات پاکستان سمجھ چکا ہے. اب سمجھ چکا ہے تو اگلی حکمت عملی پاکستان کی کیا ہونی چاہیے, سرحدی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دو واقعات کے بعد پاکستان کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے, پاکستان کی کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو یہ سچویشن ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس کا جو بیسک موٹیویٹر ہے, یا اس کا جو سپانسر کر رہا ہے, یا اس میں جو اب یہ اس میں بیہائنڈ دی سین جو یہ اب جو کڑیاں ہلا رہا ہے, وہ ہندوستان ہے. اور ہندوستان کو کسی حال میں بھی, کسی صورت میں بھی یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے حالات بہتر ہوں. لیکن افغانستان کی اپنی مجبوریاں ضرور ہیں, کیونکہ ان کی جو ٹریڈ ہے وہ ہمارے پاکستان سے ہوتی ہے, ان کے جو ہمارے ساتھ بے شمار تعلقات ہیں, ہمارے ان کے ساتھ اس طرح عرصے سے دیکھیں نا, ان کے 40 لاکھ لوگ ہمارے پاس رہے ہیں, ابھی وہ لوگ واپس جا رہے ہیں, اور ان کا ٹریڈ رکا ہوا ہے, ان کے بے شمار مسائل ہیں. تو ان لوگوں نے بھی آخر زندہ تو رہنا ہے. تو ان حالات میں جو مرج ہوئے ہیں, ان میں آپ کوئی ایک ایبسولوٹ قسم کا یہ کہیں کہ یہاں امن ہوگا, وہ بھی نہیں ہوگا, اور یہ کہیں جی کہ وہاں لڑائی ہوگی تو یہ بھی نہیں ہوگی. یہ اس طرح کی ہے کہ اسٹیک اور کیرٹ. جب بھی ابھی پاکستان انتہائی کوشش, پاکستان کی پوری کوشش ہے تھرو ریجنل کنٹریز, لائک آپ نے جیسے کہا کہ آپ نے ٹرکیہ کے ذریعے, پھر آپ نے اپنا دوسرا یہ جو دوحہ والوں کے ذریعے آپ نے پوری کوشش کی کہ ان کے ساتھ آپ کا امن ہو جائے. لیکن چونکہ وہ بھی جو زبانی باتیں مانتے تھے, ابھی جو رکاوٹ تھی وہ یہی تھی کہ وہ زبانی ہر چیز مانگ رہے تھے, لیکن وہ معاہدے کی شکل میں اس پہ سائننگ جو ایک طریقہ کار ہے, جو ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی دستور ہے کہ جب بھی دو ممالک کے درمیان کوئی بات چیت ہوتی ہے, کوئی معاہدہ ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے ان رائٹنگ میں ڈرافٹ بنا کے اور اس کو معاہدے کو ایک ریکارڈ کے طور پر شکل دینی ہوتی ہے. تو وہ اس بات پہ نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کے دل میں بے ایمانی تھی.
اور ان کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے. تو وہاں ان کو اس چیز کا احساس ضرور ہے کہ پاکستان کے بغیر ہم چل نہیں سکتے, پاکستان کے بغیر ہماری ٹریڈ نہیں چل سکتی, پاکستان کے بغیر ہمارے معاملات بے شمار ہیں, ہماری رشتہ داریاں ہیں, ہمارے لنکس ہیں بہت زیادہ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ان کے جو لنکس انڈیا کے ساتھ ہیں ان کو بھی وہ تو ختم نہیں کرنا چاہتے. اس میں یہ پالیسی ہوگی کہ پاکستان کسی صورت میں بھی جب بھی ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے, کوئی ایکٹیویٹی ایڈونچر ہوتا ہے, تو پاکستان اس کو دبا کے اس کا جواب دینا ہوگا, خاموشی اور معذرت خوانا رویہ نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اس پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ سیز فائر کریں گے تو آپ کو سیز فائر کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ کا جو مشن ہے وہ افغانستان کو قبضہ کرنا نہیں ہے. کرنل معروف صاحب, گیان چند صاحب, منور حسین صاحب, تینوں مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں ان کانورسیشن ہے. ایک چھوٹی سی شارٹ بریک لیں گے, گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے. خاص کر جو عالمی میڈیا ہے وہ بھارتی میڈیا کو اور ان کے جھوٹ کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے, اس پر بات کریں گے. Stay with us.